तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो हम क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 आपका पार्ट नंबर 4 मध्यकालीन समाज भारत एवं यूरोप, उसका जो जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा एक आज का मोटिवेशन क्या है, 3 बेहतर सलाह कौन कौन सी है। सोचो मत, शुरुआत करो। ठीक है, वादा मत करो, साबित करो। आपको प्रोमिस करने की जरूरत नहीं है, उसको साबित करना है। ठीक है, बताओ मत, करके दिखाओ। जब आप 10th क्लास में हो कि हमें 90% चाहिए, तो आप किसी को बताओ मत कि हमें 90% मैं लेके आऊंगा। ठीक है, उसको करके दिखाओ, तब लोग सोचेंगे हाँ इसका बच्चा ऐसा पढ़ा। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो मिलने वाले हैं, मैथ की हो, साइंस की हो, एसएस की हो, कंप्लीट आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहां से। देखो कौन सा पार्ट रहेगा, यूरोप एवं भारत, मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत। पहला क्वेश्चन क्या है, यूरोप में शासकीय वर्ग के मुख्य काम क्या थे। तो मैं आपको बता देता हूं, मध्यकाल में यूरोपीय समाज में 3 वर्गों में बांटा हुआ था। कौन कौन से, पादरी वर्ग, ठीक है, सामंत वर्ग जिसको हम शासकीय वर्ग कहते थे, तीसरा था आपका आ जाता है सामान्य जन वर्ग। ठीक है, हमने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, शासकीय वर्ग क्या है। तो शासकीय वर्ग क्या है, सामंत वर्ग को ही शासकीय वर्ग कहा जाता है। यूरोप में सामंतों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग था। किसमें, यूरोप में किसका, सामंतों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था, इसे शासकीय वर्ग कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य न्याय करना, लोगों की रक्षा करना। इस वर्ग का भूमि पर पूर्णतः अधिकार होता था। यह वर्ग अनेक उपवर्गों में बटा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी। मतलब कैसी, मतलब ये जो कृषक थे, किसान थे, वो किस तरीके की उनकी दशा थी, बोले तो वो किस तरीके से रहते थे, उसकी स्थिति थी वो इजी थी मतलब, या हार्ड थी, मतलब बोल सकते हैं हम। तो कृषकों की दशा थी वो अत्यंत दयनीय थी। मतलब कृषक वहां के ठीक नहीं थे। मतलब ठीक है, या तो उसके खुद के पास भूमि नहीं थी, दूसरों की भूमि पे वो फसल उगाते थे, कुछ कर ले जाते थे, मतलब कर दे देते थे। ठीक, कुछ जो स्वामी था उसको दे देते थे। ठीक है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अर्थव्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ साथ कर्षक भी भूस्वामियों की संपत्ति माना जाता था। मतलब कर्षक भी, मतलब जो भूस्वामी थी उसकी मतलब क्या माना जाता था, संपत्ति माना जाता था। ठीक है, भूस्वामी उसे जोतने के लिए जमीन देता था, उस पर उपज करने पर उस उपज का कुछ ही भाग क्या था, प्राप्त होता था, जिससे उसे 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। क्या है, यूरोपीय मध्यकालीन यूरोप में क्या करते थे, जो यूरोप था उसमें 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। कर्षक दासों का जीवन व्यतीत कर रहे थे, घास फूस की बनी झोपड़ी में रहते थे। वर्षा और शीत ऋतु में पशु भी उसी झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, क्या उसी झोपड़ी में रहते थे, और वह अपने बच्चों की शादी में अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। इसके लिए अपने स्वामी या लार्ड की इजाजत लेनी पड़ती थी, और भूमि पर खेती के अतिरिक्त उसे भूस्वामी के घर का काम भी करना पड़ता था, जिसके लिए उसे कोई मेहनत आना, मतलब क्या, उसे मेहनत के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब आ जाते हैं इस प्रकार के कार्यों को क्या बेगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेगार। ठीक है, इस कार्य को क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसके परिवार के सदस्यों को भी स्वामी के घर का कार्य करना पड़ता था। इसके यह स्पष्ट होता है कि यूरोप से कृषकों की जो जीवन अत्यंत क्या था, कष्टपूर्ण था, या हम बोल सकते थे जटिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत की सामाजिक संरचना किस प्रकार होगी। ठीक है, सामाजिक तौर पर मतलब भारत की संरचना थी वो किस तरीके से। मध्यकाल में भारत की सामाजिक संरचना बहुत जटिल थी, मतलब कठिन थी। भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बाद मध्य एशिया से बड़ी संख्या में लोग कहाँ गए, भारत आ गए, और उन्होंने भारत पर रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय समाज में जटिलता आ गई। उनके धर्म या पंथ भारत के मूल नागरिकों से क्या भिन्न थे। मतलब मध्य एशिया से जो लोग आए थे बड़ी संख्या में, उनका वर्ग धर्म अलग था। इसी के कारण भारतीयों को क्या हो गई, मतलब उसके मतलब कठिनता सहनी पड़ी उनमें। यहाँ का समाज क्या था, ग्रामीण था, मतलब ग्रामीण लोगों से लोग संबंध रखते थे। ठीक है, जिसमें किसानों कृषकों की बहुत संख्या में श्रेणियां थी। ठीक है, भारतीय समाज में अनेक वर्ग सम्मिलित थे। कौन कौन से वर्ग सम्मिलित थे वो देख लेते हैं। पहला था शासकीय वर्ग। कौन सा, शासकीय वर्ग था। शासकीय वर्ग हम देख लेते हैं, शासकीय वर्ग क्या था। शासकीय वर्ग को शासकीय अधिकार प्राप्त थे, तथा वह शासकीय कार्यों से संलग्न थे।
शासकीय वर्ग शासकों के साथ साथ सत्ता में भागीदारी रखते थे और इसके लिए उच्च वेतन प्राप्त करते थे। ठीक है, दूसरा धार्मिक वर्ग, कौन सा? धार्मिक वर्ग। ये वर्ग क्या है? धार्मिक वर्ग का मतलब है आपका धार्मिक वर्ग। धार्मिक वर्ग क्या है? मध्यकाल भारत में हिंदू और मुसलमानों के धर्मों में ऐसा एक वर्ग था जो धार्मिक क्रियाकलापों से अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, मतलब जैसे भाई धार्मिक कुछ प्रोग्राम करा के अपनी जीवन चलाना। हिंदू समाज के लिए धार्मिक क्रियाकलाप ब्राह्मण ही करते हैं और आज भी करते हैं। ठीक है, अब आता है व्यापारी व दुकानदार वर्ग। ये क्या आता है? व्यापारी, व्यापार करना मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना। अब दुकानदार वर्ग क्या होता है? ठीक है, दुकानदार वर्ग जैसे कोई दुकान चलाना, छोटी मोटी दुकान चलाना। ठीक है, भारतीय समाज में व्यापारी व दुकानदार का विशाल वर्ग है। ठीक है, वैसे तो विशाल वर्ग है। दुकानदार आपको हर ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, शहरी क्षेत्र में मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी जितनी भी सिटियां हो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, व्यापारी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय तथा अतः क्षेत्रीय व्यापार करते थे। ठीक है, देश विदेश में करते थे और अपने देश में भी करते थे। नेक्स्ट आ जाता है कर्षक वर्ग। ये भी एक सबसे बड़ा वर्ग है हमारे भारत में, हम बोल सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय समाज में कर्षकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समस्त समाज के लिए भरण पोषण का दायित्व वहन करता था। ठीक है, अब आ जाता है एक मैन दास। दास जिसको हम बोलते हैं दास वर्ग बोल सकते हैं। भारतीय समाज में दास प्रथा का भी बोलबाला था। स्त्री पुरुष व बच्चे भी सभी दासों में सम्मिलित होते थे। ठीक है, शिक्षा साहित्य मनोरंजन इसका वर्ग भी आता है। शिक्षा सबसे जो मेन हब है वो कहाँ पे है? तो मध्यकाल भारत में प्राचीन शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन आदि अवंती की ओर अग्रसर थी। मतलब प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, मतलब अग्रसर हो गए थे। विभिन्न भाषाओं के साहित्य में विकास हुआ जिसमें भगत सत्तों का प्रमुख भूमिका रही। भारत के मनोरंजन के साधनों में संगीत, मल्लयुद्ध और शतरंज, कुश्ती इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा कैसी थी? अब क्या जाता है मध्यकाल में भारत की दशा, मतलब भारत में कर्षकों की, पहले क्या था मध्यकाल जो यूरोप था उसमें कर्षकों की संख्या। इसमें सेम सा क्वेश्चन रहने वाला, कुछ चेंज नहीं है। भारत में किसानों की दशा यूरोपीय कर्षकों और किसानों की तरह क्या थी? दयनीय थी। कोई चेंजमेंट नहीं था। ये नहीं कि भाई यूरोप में अच्छा था और भारत में अच्छे से कृषक रह रहे थे, नहीं, यहाँ उससे बेहतर थी दशा उनकी। ठीक है, भारत में किसानों की कई वर्ग थे। इस वर्ग में खुद कास्ट, देखो खुद कास्ट क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। खुद कास्ट, खुद कास्ट ये क्या होता है? खुद कास्ट, खुद कास्ट का मतलब होता है आपका जिसमें क्या हो? खुद की जमीन। ठीक है, खुद मतलब या क्या होती है? खुद की जमीन होती है, मतलब खुद मालिक होता है खुद की जमीन। मतलब खुद जैसे जमीन होती है उसका मालिक खुद हो, वो खुद कास्ट होता है। ठीक है, जैसे उस पे फसल बोएगा तो खुद ही लेगा, ये नहीं कि उसको भूस्वामी को देगा, दूसरे को देगा। ठीक है, ये तो खुद कास्ट। अपनी भूमि पर स्वयं कास्ट या खेती करता है। दूसरा श्रेणी का आता है पाई कास्ट, किसानों की होती है जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। एक क्या होता है? पाई कास्ट। क्या होती है? पाई कास्ट। ठीक है, ये होती है पाई कास्ट, जो क्या है दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। तीसरी श्रेणी होती है मुजारियो। क्या होती है? मुजारियो या मुजारियान। ठीक, वो सी होती है मुजारियान। ठीक है, मुजारियान होती है। ठीक है, तीसरी श्रेणी क्या होती है? मुजारियान, जो क्या होती है किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते हैं। भूस्वामी मतलब खेती, जैसे मान लो हम कर रहे हैं और खेती जो जमीन होती है वो दूसरे मालिक की होती है, जिसको हम भूस्वामी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी स्वयं की भूमि नहीं होती। इन किसानों की अवस्था शोचनीय थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जिससे अपने अधिकारियों को वेतन देते थे, जिसका किसान विरोध नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है मध्यकाल में भारत में दास प्रथा पर निबंध लिखे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से 5 नंबर में आपका आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में दूसरे के अधीन करने की प्रवृत्ति पुरातन काल से ही चली आ रही है। विश्व के प्राय सभी प्राचीन सभ्यताओं के विषय में यह उल्लेख मिलता है कि वहां दास प्रथा थी। दास उस देश अथवा जाति के निवासी न होकर किसी अन्य देश के निवासी होते थे। ठीक है, दास क्या होते थे? उस देश के न होकर दूसरे देश के निवासी होते थे। आजकल कहते हैं दास से दासी लगा लेते हैं, दास लगा लेते हैं। वो क्या, उसी देश के, उसी गांव के, उसी शहर के। प्राचीन सभ्यता वाले देशों के इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उन देशों में भी दास प्रथा थी। प्रो रंगाचारी ने अपने ग्रंथ प्रो मध्यकालीन भारत में इस बात का उल्लेख
किया है। किसने? रंगाचार्य ने। अपना ग्रंथ था पूर्व मध्यकालीन भारत। दास प्रथा पूर्व पाषाण काल से ही चली आ रही है। मिस्र, असीरिया, सुमेरिया, बेबीलोनिया आदि विश्व का प्राचीन सभ्यताओं में इस बात का उल्लेख है कि दास प्रथा समाज में एक वर्ग है। परंतु भारत में दास प्रथा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। मतलब हमारी भारत में दास प्रथा का जो इतिहास है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। वास्तव में दास प्रथा भारतीय सभ्यताओं का अंग नहीं है। वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार की कोई संस्था विद्यमान नहीं थी। किसमें? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार की ऐसी कोई इंस्टीट्यूट या संस्था नहीं थी जिसमें क्या दास प्रथा का उल्लेख किया गया हो। ठीक है। प्रादुर्भाव आर्यों के पश्चिम भारत से पूर्व की ओर बढ़ने के समय हुआ। ऋग्वेद में इस दास प्रथा अथवा दास शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। किसमें? ऋग्वेद में नहीं मिलता भाई। ठीक है। क्या? ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये जरूर याद रखना आपको। ऋग्वेद के आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि दास या दस्यु समझे जाने वाले लोग एक अलग वर्ग के थे। ऐसा लगता है कि दास प्रथा का आरंभ प्राचीन भारत में ऋग्वेद के पश्चात ही हुआ है। किसके बाद? देखो ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं। किसका? दास वर्ग का। क्योंकि ऋग्वेद के बाद में बोला जा रहा है, ऋग्वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है तो इसके बाद में चालू हुई होगी। ठीक है। ऋग्वेद एवं धार्मिक ग्रंथों में दास के परोपकार के रूप में असुर, आवर्त एवं शूद्र आदि शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि आर्यों के इस देश में आने पर ही इस देश में वासियों से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के फलस्वरूप जिन लोगों को बंदी बनाया गया उन्हीं को दास के रूप में ग्रहण किया गया। मतलब कि आर्य आए, आर्यों ने क्या किया? लोगों के साथ संघर्ष किया और जिन लोगों को बंदी बनाया गया और उन बंदियों को क्या? एक दास या दासी का रूप दे दिया गया। ठीक है। रूप में ग्रहण किया गया। ठीक है। वैदिक साहित्य में दास शब्द के साथ साथ दासी शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो मैंने बताया था एक दास एक दासी। दासी क्या होती है? जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो दासी के रूप में आ जाती है। अर्थात पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी दासवर्ती में थी। इन दास दासियों पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता था। इन्हें बेच सकते थे, दान दे सकते थे अथवा मुक्त कर सकते थे। ठीक है। दान दे सकते थे, बेच सकते थे। ठीक है। और उन्हें छोड़ भी दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें आ जाता है दास। ब्राह्मण काल में दास क्या है? ब्राह्मण काल में दास प्रथा। ब्राह्मण ग्रंथों में दास का उल्लेख मिलता है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि अनेक राजाओं ने दासी को दान दिया और स्त्री और राजकुमारियों के साथ दहेज में भी दे दिया। मतलब क्या? कुछ राजाओं ने दासियों को दान दिया और अपनी लड़की की शादी में मतलब क्या करते हैं, उस स्त्रियों को, मतलब जो दासी थे उनको क्या करते हैं, उनके साथ दे दिया। चलो भाई तुम इनको ले जाओ, ये दासी आपका काम करेंगी, हमेशा के लिए जीवन भर आपकी दासी ही रहेंगी। ठीक है। उपनिषद काल में दास प्रथा। उपनिषद काल में दास प्रथा थी। इसका उल्लेख उपनिषद ग्रंथों में भी मिलता है। बृहदारण्यक को उपनिषद में इस बात का उल्लेख कि जनक ने याज्ञवल्क्य से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने आप को समर्पण प्रजा को उनके समक्ष दास रूप में अर्पित कर दिया था। मतलब शिक्षा प्राप्त की और क्या कर दिया गया? समर्पण प्रजा को उनके समक्ष दास के रूप में अर्पित कर दिया गया। और इसी प्रकार 17वें ग्रंथों में दास दासियों का उल्लेख मिलता है। और रामायण महाभारत में भी क्या मिलता है? महाकाव्य में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। समर्थी में दास प्रथा। समर्थी में दास प्रथा का उल्लेख कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। मनुस्मृति में समाज शास्त्र की धारणाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दास प्रथा के संबंध व विशद विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार नारद व कात्यायन स्मृतियों में भी इस दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। विदेशी यात्रियों ने जो समय समय पर भारत आए, क्या है? विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत आए उसने भी दास प्रथा को यूज किया, मतलब दासी बनाए हैं। ठीक है। जो बड़े पैसे वाले थे लोग। ठीक है। संस्मरण में भारत में प्रचलित दास प्रथा के संबंध उल्लेख किया गया है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में जातकों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलित थी। राजपूत काल देश में दास प्रथा किसी न किसी रूप में प्रचलित था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मध्यकाल में भारत में यूरोप में किसानों की दशा में क्या अंतर था? यूरोप में, मध्यकालीन भारत और यूरोप में किसानों में क्या अंतर था वो आपको बताना है। मध्यकाल यूरोपीय समाज में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी।
अर्थव्यवस्था थी वो किस पे आधार थी? कर्ज पे, कर्जकों पे बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो भी आज हमारे लिए भारत में हैं, तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था उस पे आधारित होती है सबसे ज्यादा। इसमें भूमि को अधिक महत्व माना जाता है, भूमि पर राजा का वर्चस्व होता है और वह अपनी भूमि को सामंतों में बांट देता है। राजा क्या होता है? उसके पास भूमि होता है, वो सामंतों को बांट देता है, सामंत उप सामंतों में बांट देते हैं, और उप सामंत क्या करते हैं? भूस्वामियों में बांट देते हैं, और भूस्वामी क्या कर देते हैं? छोटे छोटे जो किसान हैं उसमें, जो कृषक होते हैं उसमें बांट देते हैं। ठीक है, इसमें यही दे रखा है। आगे उप सामंतों में बांटते हैं, उप सामंत उस कृषकों से खेती करवाते हैं, और बहुत कम संख्या में किसानों की अपनी भूमि होती है जिन्हें स्वतंत्र किसान कहा जाता है। जिसके पास भूमि होती है अपनी, उसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र किसान, मतलब खुद की भूमि, वो अपनी भूमि पर कुछ भी कर सकता है, खेती कर सकता है, वो रह सकता है। ठीक है, इन किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अर्थव्यवस्था में भूस्वामी के जीवन की अनिवार्य वस्तु के साथ साथ किसान को भी उसकी संपत्ति माना जाता था। भूमि से प्राप्त उपज का कुछ कम भाग प्राप्त होता था, मतलब कुछ भाग, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं 10 kg उसको मान लो मिला, कुछ सपोज करूं, ठीक है, उसको कुछ भाग ही क्या मिलता था किसान को, और एक भाग क्या चर्च में देना पड़ता था। किसमें? मध्यकालीन यूरोप में एक भाग किसान को किस में देना पड़ता था? चर्च। ठीक है, चर्च में देना पड़ता था। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, और अपने भाग से 10वां हिस्सा चर्च में देना होता था, पर खेती करने के लिए अलावा उसे स्वामी के घर में काम करना होता था, जिसके लिए उसे कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। इस प्रकार किए गए कार्य को बेगार कहा जाता था। ठीक है, अब आ जाता है मध्यकालीन भारतीय समाज में कृषकों की स्थिति यूरोपीय किसानों की तरह दयनीय थी। भारत के विभिन्न भागों में उनके अनेक वर्ग थे। वर्ग की एक श्रेणी थी अपनी भूमि पर खुद खेती करती थी। अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने के वाले किसान 16वीं 17वीं शताब्दी में खुद काश्त किसान कहलाते थे। और चीज जो अपनी खुद की भूमि होती थी उस पर खेती करते थे, वो किसान क्या कहलाते थे? 16वीं 17वीं शताब्दी में खुद काश्त, मैंने बताया है, जिसकी अपनी खुद की भूमि होती है। ठीक है, राजों को निर्धारित किया गया, मतलब कर देते थे इस वर्ग में। दूसरी श्रेणी क्या थे? पाही काश्त, जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं वो पाही काश्त होते हैं। ठीक है, इससे अभिप्राय है कि वे किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। किसानों का तीसरा वर्ग वह था जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, वो किसी अन्य भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे। उपज का मात्र एक भाग ही प्राप्त करते थे। कितना? एक भाग। इन्हें रेती या मुजारियन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? तीसरी श्रेणी को कौन सी है? जिसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं थी, जो भूस्वामियों से लेते थे, उनको ओनली एक ही परसेंट, मतलब एक ही भाग मिलता था। ठीक है, उसको रेती या मुजारिन कहा जाता था। इस प्रकार मध्यकालीन भारत एवं यूरोप में दोनों समाजों में किसानों की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, मध्यकाल में भारत यूरोप में शासकीय वर्ग की स्थिति कैसी थी? मतलब कोई भिन्नता थी क्या? मध्यकाल में यूरोप शासकीय वर्ग को बड़े भूस्वामी काउंट या लार्ड कहा जाता था। इन्हें युद्ध विद्या, आखेट, उचित बुखान पान, घुड़सवारी आदि की शिक्षा दी जाती थी। इनका मुख्य कार्य न्याय व रक्षा करना था, और इसके पास सैनिकों का एक समूह होता था, और जिसका प्रमुख कार्य युद्ध में भाग लेना था। देखो, भारत और यूरोप में शासकीय वर्ग मैंने आपको बताया था एक शक्तिशाली वर्ग था। ठीक है, लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है, और न्याय में भी क्या था? काम आता था। और क्या था? उसके पास एक सेना का समूह, मतलब सैनिकों का एक समूह था। ठीक है, जो युद्ध में क्या कहते हैं उनको, वो भाग लेते थे। ठीक है, मध्यकाल में भारत में शासकीय वर्ग दो वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से पहला वर्ग शाही शक्ति था या केंद्रीय सत्ता जिसको हम बोल सकते हैं, का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा वर्ग स्थानीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, जो भूस्वामियों का था। शासकीय वर्ग में विभिन्न राज्यों के बड़े पदाधिकारी होते थे। शासकीय वर्ग में क्या होते हैं? बड़े राज्यों के जो पदाधिकारी होते थे वो होते थे, जमींदार सम्मिलित होते थे। इनकी आय का साधन राज्य द्वारा निर्धारित होता था, या नगद वेतन या किसी बड़े क्षेत्र की भूमि से कर एकत्रित करने के रूप में होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मवासात से क्या अभिप्राय है? देखो, मवासात क्या होता है मैं आपको बता दूं। मवासात से क्या अभिप्राय है? देखो, थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझ के करोगे ना, इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, अनेक किसान सरकार को कोई कर नहीं देते थे। कुछ किसान ऐसे थे, किसान के आदेश नहीं मानते थे, किसान को मतलब सरकार को मतलब उनको कर नहीं देते थे। ठीक है, और देखो, सरकार का कोई भी आदेश नहीं मानते थे। ठीक है, ये किसान सेना द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में पहाड़ी प्रदेशों में, मतलब पहाड़ी जो इलाका होता था उसमें रहते थे।
ठीक है, मरुभूमि इत्यादि दुर्गम स्थानों पर पलायन करते थे। मतलब मरुभूमि जहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं मरुस्थल होता है वहाँ पे, ठीक है, और दुर्गम स्थान मतलब गंदगी वाला स्थान था, वहाँ पे पलायन करते थे। ऐसे क्षेत्र समकालीन विवरणों में मवास अथवा मवासात के नाम से दोबारा जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है इस लेसन का, मध्यकालीन भारत में धर्मांतरण पर चर्चा करें। मध्यकालीन भारत में इस्लाम का आगमन व्यापारियों, सूफियों तथा आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ। किसका, इस्लाम का उदय बोल सकते हैं हम। कैसे हुआ उदय या आगमन, व्यापारियों सूफियों, पहले क्या व्यापारी बन के आए, ठीक है, सूफी बन के आए, संत बन के आए, ठीक है, भारत में आते गए, भारत में जितना भी धन था ले जाते गए। ठीक है, मतलब भारत को खोखला कर दिया। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब सोने की कोई चिड़िया ही नहीं यहाँ पे, मतलब। ठीक है, तो आपको भी ऐसा करना है 10th क्लास में। हमारा आपकी बार जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, टारगेट 95 प्लस रहेगा। ठीक है, और इस चैनल पे पढ़ोगे आपको अच्छे से जितने भी आपका मटेरियल मिलेगा, एसएस का मिलेगा, और आपका मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी का, फिजिकल, संस्कृत और इंग्लिश का, सभी का मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। और आपका +2 क्लास का मटेरियल इसमें मिलेगा। ठीक है, सभी क्लास को मिलेगा 9 to 12। ठीक है, बाद में क्या जाता है, 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लगातार आक्रमण हुए। कब, 636 ईस्वी से, कब, 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक क्या किए गए, विदेशी आक्रमणकारी। अब विदेशी आक्रमणकारी आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, विदेशी आक्रमण जैसे भाई अंग्रेज भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। ठीक है, सब कुछ भारत में आया, लूट के ले गया भारत को, जितना भी धन था, जितने भी धन में आ गए आपके हीरे जवाहरात हो गए। ठीक है, सब कुछ ले गए यहाँ से भारत। ठीक है, तो जो साम्राज्य विस्तार, इस्लाम के प्रसार, धन की लूट आदि उद्देश्य से प्रेरित थे, परंतु उनके भारत की जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, धर्मांतरण के लिए तलवार एवं अग्नि की नीति सफल नहीं रही, तो लालच एवं लोभ द्वारा जजिया लगाकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया, परंतु उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। आंशिक सफलता मतलब कुछ ही सफलता मिली थी 1936 से 1761 तक। ये थे हमारे क्वेश्चन अभ्यास के जितने भी, और इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, वो आपको जल्दी मिलेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ से हमारे। तो आपको एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा, हमारा जो मोटिवेशन क्या रहेगा, सोचो मत करके दिखाओ। सोचने की जरूरत नहीं, आपको करके दिखाओ। वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ कि हम आपकी बार 95 प्लस नंबर लेंगे 10th क्लास में HBSC बोर्ड में। ठीक है, HBSC बोर्ड में क्या लेंगे, हरियाणा बोर्ड में 95% नंबर है, प्लस लेंगे, ये नहीं 95% प्लस लेंगे। तो आपको इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे, ठीक है, और जितना भी मटेरियल मिलेगा आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, नोट्स से जितना नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से ले सकें। अब आपके पास आपके एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट है, सभी को पता है। 27 फरवरी का कुछ एग्जाम है, जैसे IIT हो गया, ITS हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, जो भी जितने हैं ये पेपर हो। अब 28 का आपका हिंदी का, ठीक है, 28 का एग्जाम आपका किसका है, हिंदी का। इसको भी आपको क्या करना है, मतलब हिंदी अच्छे से पढ़नी है आपको। इस चैनल पे वीडियो मिलेगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।